तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हम लोग देख रहे हैं क्या तत्वों का निष्कर्षण। और तत्वों के निष्कर्षण में मैंने बहुत सारा आप लोगों को पढ़ा दिया है और आज मैं जो लेकर आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं कि आज के क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन न रहे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे। अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे, पूरे क्वेश्चन 70 में 70 आप केमिस्ट्री में लाएं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उन सभी वीडियो को देखते हुए चलिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। देखिए, मैं आप लोग को कल ये एल्युमिनियम के अयस्क तक पढ़ा दिया था और एल्युमिनियम के अयस्क के बाद हम लोग अयस्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि कॉपर के अयस्क के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे और इसके बाद से हम लोगों ने जिंक के भी अयस्क के बारे में चर्चा कर लिया था, एल्युमिनियम का अयस्क भी चर्चा कर लिए हैं और इसके साथ साथ लोहा के अयस्क का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं इन चारों से एग्जाम में क्वेश्चन न आए ऐसा कभी ना हुआ है और नहीं कभी होगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको देखते हुए चलिए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं क्या, पीबी के अयस्क के बारे में। पीबी मतलब क्या होता है, लेड। लेड के अयस्क के बारे में जानने वाले हैं। तो लेड के ये अयस्क हैं, कौन है, सेरुराइज है, सेरुसाइट है, और कौन है, गलेना है, और क्या एंग्लेसाइट है। ये तीनों याद रखना है और सबसे फेमस इसमें कौन सा है, गलेना है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि लेड के अयस्क के नाम बताइए, तो आपको याद रखना है सेरुसाइट और क्या, गलेना और क्या, एंग्लेसाइट। और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। सेरुसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, PbCO3, और गलेना का क्या होता है, PbS, और एंग्लेसाइट का क्या होता है, PbSO4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी आपको बताए जा रहे हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, सिल्वर के अयस्क के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग Ag का अयस्क या सिल्वर का अयस्क। तो सिल्वर के अयस्क कौन कौन होते हैं, तो सिल्वर ग्लांस होता है जिसका सूत्र भी याद रखना है Ag2S, और क्या, हार्न सिल्वर होता है और क्या होता है, AgCl। रूबी सिल्वर होता है जिसका नाम क्या है, Ag2S इंटू Sb2S3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अयस्क का नाम और इसके सूत्र ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है Hg का अयस्क जिसका होता है सीने बार। ये सीने बार इसका अयस्क होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HgS, जिसको मरकरी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। Hg को मरकरी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए मैं वैसे चैप्टर को पहले पढ़ाऊंगा जहां से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगला देखिए क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन है, एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट कौन होता है, MgSO4 और 7H2O। और क्या है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O। और क्या है, मैग्नेसाइट, MgCO3। ये इसके अयस्क का नाम और इसके साथ साथ इसके सूत्र का नाम, ये सब कुछ आपको याद करते हुए चलना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्बन, सल्फर, सोना, उत्कृष्ट गैस ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना तय है। एग्जाम में क्या पूछ देगा कि कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है कि मुक्त अवस्था में। तो आपको याद रखना है कि कार्बन जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह सल्फर भी कैसा, मुक्त अवस्था में, सोना भी मुक्त अवस्था में। उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो सभी के सभी किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है कि अब अयस्क या गैंग किसे कहते हैं। तो देखिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को, जो अयस्क होता है उसमें जितने भी अशुद्धि उपस्थित रहता है उसी को हम लोग गैंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये ध्यान दीजिए कि धातुओं में एल्युमिनियम की बहुलता बहुत अधिक होती है। एल्युमिनियम भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तीसरा नंबर पे है।
तीसरा नंबर पे तत्व है जिस कितना भार होता है इसका 8.3% भार के लेकर ये क्या तीसरे नंबर स्थान भूपट्टी में है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे लोहा है, याद रखिएगा। भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, लोहा। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा है, एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, आपको याद तो रखना ही रखना है कि देखिए क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। याद रख लीजिएगा कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और ये 2024 में क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा। अगले पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, फ्लस्क। फ्लस्क किसे कहते हैं, धातु क्रम प्रक्रिया में बाहर से उपयोग किए जाने वाला वैसा रासायनिक पदार्थ जो अशुद्धियों को दूर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। देखिए क्या है, धातु क्रम प्रक्रिया में बाहर से उपयोग किए जाने वाला वैसा रासायनिक पदार्थ जो अशुद्धि को उसमें से क्या कर देगा, हटा देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अगला देखिए क्या है, धातुमल किसे कहते हैं, धातु क्रम की प्रक्रिया में अक्षेपित अशुद्धि क्या कहलाती है, धातुमल। मतलब जितने भी धातु क्रम की प्रक्रिया में अशुद्धि निकाला जाएगा उस सभी अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, धातु मल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, धातु क्रम प्रक्रिया मतलब वैसी प्रक्रिया जिससे अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम प्रक्रिया कहते हैं। धातु क्रम प्रक्रिया अगर आपसे पूछता है तो याद रखना है कि वैसी प्रक्रिया जिससे अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या हो, आसानी से हो जाए, उसी क्या कहते हैं, धातु क्रम प्रक्रिया। और देखिए क्या है, धातु क्रम प्रक्रिया जो होती है 4 चरण में होती है। एक होती है क्या, अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है अयस्क का ऑक्सीकरण, तीसरा होता है अयस्क का ऑक्साइड का अवकरण, और चौथा होता है धातु का शुद्धिकरण। तो एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करने में मात्र बहुत कम समय लगते हैं, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग पहला देख लेते हैं इसमें का। देखिए इसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अयस्क का सांद्रण। क्या पढ़ने वाले हैं, अयस्क का सांद्रण हम लोग पढ़ने वाले, अयस्क का सांद्रण हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क के सांद्रण कहा जाता है, और इसे निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, अयस्क से जितने भी अशुद्धि होगा उसको हटाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो आइए हम लोग अयस्क का सांद्रण पढ़ लेते हैं कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अयस्क के सांद्रण में क्या, अयस्क के सांद्रण में हस्त चुनन विधि। हस्त चुनन विधि मतलब क्या होता है, इस विधि में केवल बड़े बड़े अशुद्धियों के हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। मान लीजिए कोई ये वस्तु हो गया और इसमें बड़े बड़े अशुद्धि है, क्या है, जैसे में आप लोगों ने देखा होगा कि चावल में से कंकड़ को निकाला जाता है। चावल में से जितने भी बड़े बड़े कंकड़ रहते हैं उसको हाथ से चुन के क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसी को हम लोग अयस्क के सांद्रण पहला विधि कौन सा है, हस्त चुनन विधि। मतलब जितने बड़े बड़े कण रहेंगे उसको हाथ से चुन के क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और दूसरा विधि जो आता है उसका नाम कौन सा है, उसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि। कौन सा, फेन उत्प्लावन विधि। और फेन उत्प्लावन विधि क्या होती है उसके बाद में आप लोगों को क्या करता हूँ, वहाँ पे फिगर दिखाता हूँ। देखिए इस विधि में केवल सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। इस विधि में एक बर्तन लेते हैं जिसमें तारपीन के तेल और अयस्क को मिश्रण को क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसमें एक पाइप की सहायता से हवा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप अयस्क का झाग का निर्माण होता है। और क्या होता है, देखिए क्या है, और झाग को बाहर निकाल लिया जाता है और सुखा लिया जाता है, जिसके कारण शुष्क तथा सांद्रित अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। देखिए हम लोग एक क्या लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में क्या, देखिए यहाँ पे तारपीन के तेल को इसमें डाल देते हैं और अशुद्धियाँ जितने रहते हैं उसको बाहर से एक पाइप लगा देते हैं। देखिए पाइप लगा, यहाँ पे एयर लगा, पाइप लगा है और इसमें पाइप लगा देते हैं, तो इसमें क्या करता है, हवा जाते रहता है, जिसके कारण जितना भी ये अशुद्धियाँ रहता है ऊपर तैरने लग, जितना भी यहाँ पे शुद्ध रहता है ऊपर तैरने लगता है, अशुद्धि नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। और इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और छानने के बाद सुखा लेते हैं, जिसके कारण शुद्ध हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि आप लोग को याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाला है जिसका नाम क्या है, देखिए क्या है, तीसरा विधि है चुंबकीय
पृथक्करण विधि। इस विधि में केवल वैसे अयस्क का संधारण किया जाता है जिसमें या तो अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति को होती है। मतलब उसमें क्या मिलने वाला है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें अयस्क को डाला जाता है। अयस्क को जैसे डालेंगे और ये पाटे के सहायता से जाएगा, और पाटे के सहायता के बाद इसमें देखिए इसमें चुम्बक लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, चुम्बक। तो जितना लौह वाला रहेगा तो लौह वाला इसमें सट जाएगा, और जितना भी अशुद्धियाँ रहेगी वो सब इसमें आ जाएगी। लोहा वाला इसमें सट के इसमें आ जाएगा। समझ रहे ना, जो चुंबकीय प्रकृति का होगा इस पाटे के सहारे आएगा और यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा, और जो चुंबकीय प्रकृति का नहीं होगा वो सीधे यहाँ फेंकाते जाएगा। समझ रहे ना, तो यहाँ पे क्या नॉन चुंबकीय हो जाएगा और यहाँ पे प्रति चुंबकीय आ जाएगा। जितने चुंबकीय यहाँ आ जाएंगे और नॉन चुंबकीय यहाँ जाएंगे, और इस प्रकार हम लोग अलग कर लेते हैं। तो देखिए उसमें वही लिखा है, क्या लिखा है कि इस विधि में दो चुंबक का छड़ लेते हैं जिससे चमड़े की पट्टे से क्या आपस में जोड़कर घुमाया जाता है, और कुपी के सहायता से इसको डाल रहे थे और चूर्ण को चमड़े के पट्टे पर गिराते हैं, जिसके फलस्वरूप अयस्क और अशुद्धियाँ को चित्र अनुसार क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। मैंने आप लोग को बताया ही कि कैसे अलग किया जाता है, और ये कुपी की सहायता से डाला जाएगा। जितने भी चुंबकीय होंगे इसमें सट किस में आ जाएंगे, और जितने अशुद्धि होगी इधर बाहर गिर जाएगी। याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला विधि कौन सी है, जिसका नाम है क्या, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। मतलब क्या, इस विधि में केवल भारी अयस्क का संधारण किया जाता है। इस विधि में एक प्लेट लेते हैं जिस पर कुछ क्या किया जाता है, लकड़ी का गुटका लगा रहता है। देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लकड़ी का गुटका लगा रहता है, और उसे एक स्टैंड की सहायता से तिरछा खड़ा कर देते हैं, और अयस्क और जल का मिश्रण कुपी की सहायता से इसमें क्या कर डालते हैं, जिससे भारी अयस्क लकड़ी के गुट्टे में बैठ जाते हैं। होता क्या है, सुनिए क्या है, इसमें अयस्क और जल को लेके गिराते हैं, और यहाँ पे गुटका गुटका बनाए रहते हैं। तो गुटका बनने से क्या फ़ायदा है कि जितने भी अयस्क जाएँ, तो भारी अयस्क रहेगा यही में वो इसी में बैठ जाएगा, फिर भारी अयस्क जाएगा इसी में बैठ जाएगा, फिर भारी अयस्क जाएगा इसमें बैठ जाएगा, फिर भारी अयस्क इसमें चल जाएगा, और पानी के साथ जितने भी अशुद्धि रहेगी वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और इस प्रकार हम लोग अलग कर लेते हैं। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, देखिए अयस्क का ऑक्सीकरण। अयस्क का ऑक्सीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।